इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ओलंपिक में हिंदुस्तान के सबसे शानदार प्रदर्शन का जश्न अभी जारी है। पूरे देश में ओलंपिक के पदक वीरों का सम्मान हो रहा है। पब्लिक का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है नीरज चोपड़ा को लेकर, जो टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय हैं। हर कोई नीरज से सुनना चाहता है, ये जानना चाहता है कि भाला फेंक के स्वर्ण पदक के पीछे उनका सीक्रेट क्या है। हम आपके लिए नीरज चोपड़ा को एक्सक्लूसिवली लेकर आए हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु ने नीरज चोपड़ा से टोक्यो की कामयाबी को से लेकर पेरिस के प्लान तक की पूरी बात की। सुनिए। जो आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो इस बार टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में हुआ। और ये इतिहास रचने वाले एक युवा एथलीट, सिर्फ 23 साल के। मुझे मालूम है आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हमारे गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने जैवलिन में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि इस वक्त वो हमारे साथ हैं इंडिया टीवी पर, और मैं उनके साथ बातचीत कर पा रहा हूं। नीरज, थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन जो आपने किया, और हम सबकी तरफ से धन्यवाद भी कि आप देश के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर आए। थैंक यू जी, आप सभी की दुआएं भी थी उसमें, और जिससे मैं ये कर पाया। बिल्कुल। और इस गोल्ड मेडल को आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। ये है वो मेडल जिसका इंतजार था, 70 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और अब जाकर ये हमारे पास गोल्ड मेडल आया, जो इस वक्त चमक रहा है हमारे एक चमचमाते सितारे नीरज चोपड़ा के हाथ में। नीरज, चलिए, ये ऐसा कोई पिछले कई दिनों से जब से आप हिंदुस्तान आए हैं, लगातार आप पर सवालों के बौछार हो रहे हैं। इतना तो आपने जैवलिन भी नहीं थ्रो किए होंगे जितने सवालों के जवाब दे दिए। तो कोई ऐसा सवाल रह गया जो आपसे अब तक नहीं पूछा गया है? हाँ बिल्कुल। अब पता नहीं, ऐसे तो क्या ही बताऊं वो आप पूछो तो मैं बताऊंगा कि ऐसा कोई सवाल रह गया, पर काफी लगभग सभी पूछ लिए हैं। तो हाँ, तो जवाब देने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं पूछूंगा उसको रिपीट ही करना है, इसका मतलब। लेकिन पता नहीं, शायद आपका कोई नया सवाल हो सकता है, क्योंकि आप इतने साल से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो जी, देखते हैं अभी कोशिश करते हैं। लेकिन चलिए, गोल्ड मेडल की बात करते हैं। ये हमने आपसे सुना भी कि जब आप ये गोल्ड मेडल जीता तो आप एक अलग जोन में थे, और आपको खुद यकीन नहीं हो रहा था, जेब में रखा हुआ है, सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो ये जो फेज था, ये मतलब गोल्ड मेडल जीतने के बाद ही शुरू हो गया था, जब आपने वो थ्रो कर लिया और आपको पता चल गया? और कब तक ये आपको ऐसा लगता रहा कि ये सच में हुआ है या नहीं हुआ है? कितनी देर रहा ये फेज सपनों वाला? ये मुझे लगता है कि जब तक इंडिया नहीं आया, और थोड़ा थोड़ा तो अभी भी लग रहा है, क्योंकि जब से गेम शुरू किया था और जब से थोड़ा बहुत गेम में थोड़ा होने लगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ अच्छे से, और जब से ये एक सपना था ओलंपिक मेडल का, और मेडल का सपना, लेकिन आज गोल्ड मेडल है, इससे ऊपर कोई मेडल नहीं है, तो ये मेरे पास है आज। तो बिल्कुल अभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, सच में क्या मैं मतलब ओलंपिक जीत के आया हूँ। तो फिर इस मेडल को देखता हूँ तो फिर यकीन होता है कि हाँ ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये कोई सपना तो नहीं है, तो विश्वास करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। नहीं, ये सपना नहीं है, हाथ में ये गोल्ड मेडल है। लेकिन अगर बात करें, आपके जो 2 थ्रोस थे, और दोनों ही गोल्ड मेडल थ्रोस थे। हाँ, वो दोनों थ्रो बहुत अच्छे थे, और उसके बाद ही मुझे लग रहा था कि इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ तो ऐसा, या तो मैंने ओवर स्पीड की, या फिर मैंने कुछ और एक्स्ट्रा करने की कोशिश की कि मैं बहुत तेज़ी से थ्रो करूं, बहुत जल्दी थ्रो करूं। तो इसलिए कहीं ना कहीं टेक्निक मेरी वो बेस्ट नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। पर हाँ, वो दोनों थ्रो बहुत अच्छे थे, और मुझे लगता था कि मैं और बेस्ट कर सकता हूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन लास्ट में भी जो 84 मीटर का थ्रो था, वो बिल्कुल गोल्ड अपना कंफर्म होने के बाद जो मैंने वो थ्रो किया था, बस ऐसे ही मैंने सिर्फ भाग के मैं सोच रहा था कि बस ज़्यादा दिमाग में नहीं था कैसे थ्रो करना, बस मैंने वो थ्रो कर दिया, और वो भी काफ़ी सही थ्रो था। बिल्कुल लाजवाब थ्रोस थे दोनों। और जो दूसरा थ्रो किया 87.58, उसके बाद आप सेलिब्रेट कर रहे थे, और आपने कहा कि आपको लगा कि आपका ये बेस्ट एवर होगा। शायद 90 मीटर का मैजिक जो आप इस वक्त कर रहे हैं, कि मैजिक मार्क जो आप तलाश रहे हैं, शायद वो आपने छू लिया, ऐसा आपको महसूस हुआ? मुझे लगा था कि 90 तो नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था कि 89 कुछ ऐसा कुछ थ्रो हो गया, क्योंकि वो जिस हिसाब से वो आगे था, और एक 80 मीटर पे लाइन होती है, एक 90 मीटर पे आगे लाइन होती है, तो मुझे लगा कि 90 मीटर काफ़ी क्लोज है। पर जब वो मापा गया तो वो काफ़ी मतलब अच्छा था उससे पहले वाली थ्रो से, लेकिन वो मेरा बेस्ट तो नहीं था। तो इसलिए मैंने फिर कोशिश की कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूं, पर उसी थ्रो से अब गोल्ड मिल गया, तो वो भी थ्रो एक मेरे लिए एक बहुत अच्छा हो गया है। बिल्कुल। ये इंडिया में प्रैक्टिस करना और स्वीडन में प्रैक्टिस करना, जाके क्या फ़र्क क्या होता है यहाँ पर ऐसा?
ज़्यादा तो कोई ऐसा नहीं था, यहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करके T8.07 मीटर किया था। बस फ़र्क ये था कि जो एक कंपटीशन होते हैं, वो जो एथलीट वहाँ पे ओलंपिक्स में आएंगे उनके बीच में यहाँ पे मैं नहीं खेल पा रहा था। और एक जो गर्मी थी, पटियाला में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी, और मुझे लग रहा था कि कंपटीशन के साथ साथ मुझे ऐसा ट्रेनिंग पे जगह करनी चाहिए जहाँ पे, ऐसी जगह पे ट्रेनिंग करनी चाहिए जहाँ पे एक अच्छे से रिकवरी हो पाए और मैं अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर सकूँ। और वो फिर बाहर जाके वो थोड़ा ठीक से अच्छे से हुआ। और इसका मतलब आपकी बातों से लगा कि मैं उन खिलाड़ियों के बीच में रहूं जो ओलंपिक्स में आने वाले हैं, ओलंपिक लेवल के हैं, तो एक मेंटल तैयारी भी थी इसका मतलब। वो बिल्कुल, वो क्योंकि 2019 में जो एक प्रॉब्लम हुई थी इंजरी वाली, तो वो कहीं ना कहीं एक मेंटली मैं थोड़ा सा डाउन हो गया था। और फिजिकली तो मैंने अपने आप को दोबारा से अच्छे से तैयार कर लिया था, टीम का अच्छा साथ रहा, सभी ने बढ़िया से सपोर्ट किया। पर कहीं ना कहीं जो मेंटली दिमाग में चल रहा था कि जब मैं दोबारा से इंटरनेशनल कंपटीशन में जाऊंगा, बेस्ट थ्रोअर्स के बीच में खेलूंगा, पता नहीं कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं वो फीलिंग मैं ओलंपिक्स के अंदर लूँ। वो मैं उससे पहले मैं उनके साथ कंपटीशन खेलना चाहता था, और मैं वहाँ पे गया और मैं उनके साथ कंपटीशन खेला, इसलिए मैं ओलंपिक में कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स था। बिल्कुल मेंटली आप बिल्कुल तैयार थे। और जैवलिन ओलंपिक्स का पता ऐसे चलता है कि अगर आप नीरज वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें तो 98 मीटर्स, ओलंपिक रिकॉर्ड देखें तो 90 मीटर्स, तो इसका मतलब दबाव बहुत होता है। 8 मीटर का फर्क है वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक रिकॉर्ड में। तो इस दबाव के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक 90 मीटर तो मेरा वैसे भी एक अगला टारगेट है कि 90 मीटर थ्रो करूं, पर मुझे लग रहा था कि उस दिन मैं थ्रो कर सकता था 90 मीटर। और वो कहीं ना कहीं पता नहीं कुछ ऐसे, वही मैं बता रहा था, टेक्निकली इशू हो सकते हैं, पर मैंने एफर्ट अपनी तरफ से पूरा लगाया था। ओलंपिक का बहुत जबरदस्त होता है। बिल्कुल, अंदर मैं लगता होगा कि मैं अंदर रिलैक्स था या फिर अच्छे से मैं कंपटीशन खेल रहा था, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं लग रहा, लेकिन दिमाग पे बहुत ही बड़ा एक दबाव होता है कि कैसे और अच्छा थ्रो करूं, या फिर किसी दूसरे ने थ्रो कर दिया तो मुझे क्या करना है अगला अपना और बेस्ट थ्रो करने के लिए। तो वो फिजिकली के साथ साथ मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है उस टाइम पे। बिल्कुल, क्योंकि ये मेंटल गेम ही है। एक दो सवाल और पूछूंगा। मेंटल गेम ही है क्योंकि आपका इंटरव्यू में मैं पढ़ रहा था, अब आपके जुबानी सुनना चाहता हूं कि रात को नींद नहीं आ रही थी, आपको लग रहा था शरीर गर्म हो रहा है ना, ओवर हीट हो रहा है, तो आप उठ जा रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, डोप कंट्रोल भी हो रहा है। तो कंपटीशन से पहले की रात पेट में बटरफ्लाइज और नींद नहीं आ रही थी आपको? वो कहीं ना कहीं शायद एक्साइटमेंट होती है काफ़ी, और मैं थोड़ा ज़्यादा ही, अगर मेरे दिमाग में कंपटीशन के बारे में आए तो मैं ऐसे ही, चाहे एसी कितना भी ठंडा हो, मैं ऐसे ही गर्म हो जाता हूँ, क्योंकि वो ऐसी फीलिंग थी कि जिस दिन के लिए मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, वो आज फाइनली वो दिन आ चुका है। और बिल्कुल वो दिमाग में वो चीज़ आ रही थी, और मैं काफ़ी मुश्किल हुई सोने में, लेकिन फाइनली हमको सोना ही पड़ता है और रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश किया कि हाँ, मैं थोड़ा सा इसके बारे में कम सोचूं, और फिर मैंने कोशिश की सोने की, तो थोड़ा वो भी ज़रूरी था। अच्छा, मज़ेदार बात ये थी कि कंपटीशन से पहले की रात नींद नहीं आ रही थी कि अगले दिन ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो करना है, और अगले दिन नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि चैंपियन बन चुके थे, गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके थे। तो दोनों दिन नींद नहीं आई कि एक तो गोल्ड मेडल का एक तो सपना जो देख रहे थे, और दूसरा मीडिया ने भी और हमने भी आपको सोने नहीं दिया। नहीं, मुझे लगता है कि आप सभी से बात करना भी एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोगों तक आप ही पहुंचाते हो हमारी स्टोरी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लिखते हो और लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो बच्चे जो करना चाहते हैं वो भी प्रेरित होते हैं। तो आप लोगों का बहुत बड़ा एक रोल है हमारी लाइफ में कि हमारी स्टोरी को आप लोगों तक पहुंचाते हो, और वो अपना हमारे बारे में पढ़ते हैं, और वो भी जो उनको हेल्प चाहिए वो इस चीज़ से मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी सवाल, अब यहाँ से आगे का प्लान क्या है? क्योंकि अब 10-12 दिन आप रेस्ट करेंगे, और उसके बाद आगे की कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, एशियन गेम्स भी है। तो यहाँ से नीरज चोपड़ा पर, हर बार जब नीरज चोपड़ा उतरेंगे तो नीरज चोपड़ा का हाल वही होगा जो सचिन तेंदुलकर का होता है कि जाए तो शतक लगा कर आए, और नीरज चोपड़ा जाए तो गोल्ड मेडल लेकर आए। बिल्कुल, अगला टारगेट अभी कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स और अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप पे रहेगा, और मैं ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना चाहता हूं। और जैसे सचिन तेंदुलकर जी से काफ़ी लोग उम्मीद करते थे कि जाए तो ऐसा करके आए, लेकिन एथलेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है उससे, क्रिकेट से। एथलेटिक्स में आपका अगर टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग हो, उस दिन आपका बॉडी फीलिंग अच्छी है, तो आप अपना, क्योंकि हमें कभी सिंगल, कभी 4 या 6 ऐसे नहीं करना है, हमको बस अपना 100% ही देना है हर थ्रो में, और उससे कम हम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं बस
80 मीटर कर देता हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो मेरा काम बन जाएगा, तो उससे तो मैं फाइनल में भी नहीं पहुंचूंगा। तो हमें हर कंपटीशन में अपना 100% ही देना होता है। तो वो उस दिन बॉडी फील के ऊपर होता है कि हमारी बॉडी कैसा फील कर रही है, हम उस दिन के लिए रेडी हैं कि नहीं। तो वो उसी दिन पता चलता है। कई बार हम अपना बेस्ट कर देते हैं, कई बार अपने बेस्ट से 2-4 मीटर कम भी हो जाता है। पर बिल्कुल मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और मैं ऐसे ही जैसे अभी खुश किए हैं सभी देशवासियों को अभी खुश किया है, तो मैं आगे भी ऐसे खुश करता रहूँ। तो चलिए, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इस सफलता के पीछे, लेकिन एक सीक्रेट तो ये है कि प्रेशर ना लेता हूं ना लूंगा। और दूसरी चीज इन्होंने कही कि अपने विरोधियों से डरने की जरूरत नहीं है, अपना खेल खेलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपसे बातचीत करके एक बात तो तय हो गई है कि आगे आने वाले समय में नीरज ये पहला नहीं है, ये एक शुरुआत है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो कैमरामैन बलराम के साथ समीप राजगुरु, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।